हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग यानी अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान, अधिगम और शिक्षण। आज के लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। तो पूरा लेक्चर आप लोग बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें हम लोग कई टॉपिकों को एक साथ कवर करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे क्या होता है संज्ञानात्मक क्षमता, कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होती है। उसके बाद समझेंगे क्या होती है रुचि। आप किसी से भैया अपनी रुचि के अनुसार ही तो बात करते हो, तो बेसिक एग्जांपल देखिए इसे समझाऊंगा। उसके बाद क्या होता है एप्टीट्यूड, क्या होता है अभी क्षमता, इसको समझेंगे हम लोग। उसके बाद समझेंगे क्या होता है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी क्या होती है। उसके बाद पर्सनालिटी और क्या होता है मूल्य, इसको समझेंगे। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनको एक बार मैं बता देता हूँ, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले भी कई लेक्चर हो चुके हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारी लेक्चर को एक बार बेसिक से आप लोग कवर कर डालो। अच्छा, पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड मैं हर बार बोलता हूँ कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट तो हैं, उसके साथ साथ जैसे आप टेट या फिर सीटेट की तैयारी करोगे तो वहाँ भी भैया ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है। तो ये दोनों पेपर बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है। चलो, और उसके बाद पेपर जो कि सेकंड और पेपर फोर्थ के भी कई लेक्चर मैंने कराया है, तो उसे भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग अच्छे से देखना और समझना। ठीक है। चलो, सबसे पहले समझते हैं क्या होता है संज्ञानात्मक क्षमता। देखो, स्टार्ट ने इसके बारे में क्या कहा था, और भी कुछ पॉइंटें समझेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देके समझाने जा रहा हूँ, उसे आप लोग अच्छे से एक बार समझ लो। देखो, संज्ञानात्मक क्षमता को एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेसिक सा, आप लोग और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे मान लो एक कुआं है मेरे भाई। ठीक है, ये कुआं, यहाँ पे पानी वानी भरा है और यहाँ पे देखो डोरी लगी है। और यहाँ पे देखो तीन लोग हैं, एक आप हो गए, एक आपका फ्रेंड हो गया और एक मैं हो गया। ठीक, ध्यान से सुनना। ये आप हो, ये आप हो मेरे भाई। ठीक, ये आपका फ्रेंड है और ये देखो मैं हूँ। ठीक, अब देखो, यहाँ पे एक टीचर साहब आए, उनके हाथ में एक तो मेरे भाई डोरी है, एक रस्सी है और एक क्या है, यहाँ पे देखो एक बाल्टी है। यहाँ पे एक बाल्टी और इनके हाथ में एक डोरी है। वो भैया आप लोगों को एक टास्क देते हैं कि आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से जाके मेरे भाई कुएं से पानी लेके आओ बाहर। तो आप पहला व्यक्ति क्या करेगा, यानी आप क्या करोगे ना। देखो, ये पूरी डोरी है ना, तो एक डोरी का एक छोर क्या होगा अपने मित्र के हाथ में देगा, और मेरे भाई एक डोरी को अपने हाथ में पकड़ेगा और एक हाथ में बाल्टी, और सीधे पानी में कूद जाएगा और फिर चिल्लाएगा वहां से कि मुझे ऊपर खींचो पानी लेके। तो ये इस तरीके से पानी निकाल रहा है पहला वाला। सेकंड वाला क्या करेगा, पूरी डोरी है, एक डोरी को अपने हाथ में पकड़ा और एक डोरी को मेरे भाई बाल्टी से बांधा और पानी भैया खींच लिया ऊपर। ठीक है। और देखो मैं क्या किया कि सेम सेकंड वाला प्रोसेस मैं भी अपना रहा हूँ, लेकिन पानी को खींचते समय मैं भैया घिरी के माध्यम से खींचूंगा ताकि काम और आसान हो जाए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि तीनों लोग में संज्ञानात्मक क्षमता सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो आप क्या कहोगे। कॉमन सेंस है यार सर, आपके पास है, क्योंकि आपने भैया डोरी की घिरी विरी का प्रयोग किया ताकि काम और आसानी से हो गया। और सबसे कम संज्ञानात्मक क्षमता किसके पास है, तो कहोगे सर आपके पास है, यानी कि आप जो भी हो आपके पास है, क्योंकि आपने क्या किया, सीधे पानी में कूद गए आप, थोड़ा बहुत दिमाग का यूज नहीं किए। तो मेरे भाई संज्ञानात्मक क्षमता वो होती है ना, जो किसी कार्य को बिल्कुल आसान से आसान तरीका में संपन्न करा दे, वही होता है संज्ञानात्मक क्षमता। ठीक, ऐसा नहीं कि आपके पास दिमाग नहीं है, आप पनिया में कूद रहे हो तो कुछ तो दिमाग बुद्धि लेके ही तो कूद रहे हो। तो संज्ञानात्मक क्षमता सबके पास होती है, लेकिन मेरे भाई उसका स्तर भिन्न भिन्न होता है। तो एक शब्दों में अगर संज्ञानात्मक क्षमता को मेरे भाई डिफाइन करने के लिए कहा जाए, तो कहा जा सकता है कि संज्ञानात्मक क्षमता वो होती है जो किसी कार्य को बिल्कुल सरल तरीके से संपन्न करा दे, तो वो होती है संज्ञानात्मक क्षमता। ठीक है। चलो, एग्जाम्पल समझ लिए, अब समझो मेरे भाई स्टार्ट ने इसके बारे में क्या कहा था, कन्फ्यूजन और भी क्लियर होगा। देखो, स्टार्ट मनोवैज्ञानिक है, तो ये कहते हैं संज्ञानात्मक क्षमता वह क्षमता है जिसके द्वारा भौतिक परिवेश, तो भौतिक परिवेश क्या हुआ, जो हम देखते वोकते हैं पर्यावरण, जो हमारा सामने जो कुछ भी दिखता है वो भौतिक परिवेश ही है, जिसके द्वारा भौतिक परिवेश में विचार पूर्वक प्रभावपूर्ण ढंग से एवं सुविधाजनक रूप से व्यक्ति कार्य करे और संयोजन करे पर्यावरण के साथ, वही है मेरे भाई संज्ञानात्मक क्षमता। कौन कहते हैं, स्टार्ट साहब। सुविधाजनक कार्य क्या हुआ, जो मैं घिरी का प्रयोग कर रहा था वो सुविधाजनक तो है। उसके बाद प्रभावपूर्ण कौन सा हुआ, कि मेरे भाई आप लोग पानी में कूद गए और एक पानी से खींच रहा है, और मैं क्या हुआ कि मेरे भाई प्रभावपूर्ण, यानी कि मैं घिरी का प्रयोग करके पानी ला रहा हूँ तो प्रभावी तो है। उसके बाद विचार पूर्वक, ये बताओ
जो आप फर्स्ट पानी में कूद गए तो विचार किए सबसे पहले? नहीं ना, लेकिन मैंने विचार किया ना कि अगर डोरी से पानी खींचूँगा तो पानी आसानी से आ जाएगा घिरी से। तो क्या हुआ? तो जिसमें विचारपूर्वक, प्रभावपूर्ण ढंग से और सुविधाजनक रूप से व्यक्ति कार्य करे, कार्य को संयोजन करे, समाप्त करे, तो वही है मेरे भाई संज्ञानात्मक क्षमता, ठीक है? चलो थोड़ा-सा इसे समझ लो, देखो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। संज्ञानात्मक क्षमता मस्तिष्क आधारित कौशल है, चाहे चिंतन हो गया, चाहे कल्पना हो गया, ये सब कैसी क्रिया है? तो ये सब मानसिक क्रिया। उसी प्रकार संज्ञानात्मक क्षमता भी मानसिक क्रिया है, ठीक है? चलो इस प्रकार आप लोग समझ लिए। देखो इसे समझो, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास किसी भी वास्तविक ज्ञान के बजाय जो हम सीखते हैं, याद करते हैं, समस्या को हल करते हैं, वो होता है संज्ञानात्मक क्षमता। ये बताओ, देखो कहते हैं ना कभी कभी कोई बाइक वाइक बनाने वाला भैया बहुत बेस्ट बाइक बनाता है बिना पढ़े लिखे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संज्ञानात्मक क्षमता अधिक होती है। आप ITI किए हो, आप मेरे भाई डिप्लोमा किए हो मैकेनिकल से, जो कुछ भी किए हो, लेकिन आप उतनी अच्छी बाइक नहीं बना पा रहे हो, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति उससे अच्छा बाइक बना दे रहा है। तो क्या हुआ? उसके अंदर संज्ञानात्मक क्षमता है, ये कहने का अर्थ, ठीक है? चलो अब इसको समझो। क्षमताएं वह योग्यता होती हैं जो अच्छे प्रदर्शन में सहायक होती हैं। किसी भी योग्यता का विकास करना, उसमें क्षमता से तात्पर्य है मेरे भाई किसी विशेष परिस्थिति में ज्ञान को अनुप्रयोग में लाना। किसी विशेष परिस्थिति में ज्ञान को अनुप्रयोग में लाना क्या है? संज्ञानात्मक क्षमता। कहोगे सर विशेष परिस्थिति क्या हुई? तो ये मेरे भाई ये बताओ, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये अकेले आप हो और यहाँ पे आपको भैया 10 लोग घेरे हैं, 10 लोग घेरे हैं। तो बताओ संज्ञानात्मक क्षमता वाला व्यक्ति क्या करेगा? इनसे बातचीत करके निपटाएगा, वरना ये पकड़ के आपको कूट देंगे सब। तो बातचीत करके निपटाओगे ना, तो यही तो है किसी विशेष परिस्थिति में ज्ञान को अनुप्रयोग में लाना ही क्या है? संज्ञानात्मक क्षमता है। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? चलो संज्ञानात्मक क्षमता को उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? चलो अब हम लोग ये समझते हैं रुचि क्या होती है। देखो रुचि के बारे में भी स्टाउट साहब कहते हैं इसके कारण अंतर होता है। इसको मैंने इसीलिए सेलेक्ट किया है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि स्टाउट ने, कहते हैं मेरे भाई, स्टाउट मनोवैज्ञानिक है, कहते हैं कि इसके कारण अंतर होता है। आप कहोगे सर ये क्या है, ये थोड़ा सा बताओ। देखो अभी मैं इसको समझाऊंगा, पहले एग्जांपल समझो क्या होता है। यहाँ पे देखो एक मेरे भाई कोई मजनू साहब हैं, बिल्कुल मेरे भाई बीड़ी उड़ी पी रहे हैं, गांजा वाजा फूंक रहे हैं। ठीक, समाज के लोग कहते हैं कि ये बहुत गंदे हैं। लेकिन अब मान लो यहाँ पे देखो, कोई बुरा मत मानना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और यहाँ पे कोई एक लड़की है जो लाख मना कर रहे हैं कि भैया ये लड़का बुरा है, लेकिन ये क्या कर रही है, उससे बात किए जा रही, मान नहीं रही है। क्यों नहीं मान रही? क्योंकि मेरे भाई उस लड़कवा में इसकी रुचि है, ठीक है? और क्यों रुचि है? क्योंकि मेरे भाई ये अपना व्यवहार छुपाया हुआ है। अगर इस लड़की को पता चल जाए कि ये बीड़ी फूंकता है या फिर गांजा वाजा पीता है, तो ये लड़की इससे इससे प्यार वार करेगी? नहीं ना करेगी। तो मेरे भाई रुचि वो होती है जो भैया अंतर स्पष्ट कर दे। अंतर स्पष्ट करने का अर्थ पता है? जिसको लोग बुरा कह रहे हैं ना, वो लड़कियां भैया उसको अच्छा कह रही है। यही तो है अंतर, यही तो है इसकी रुचि। ठीक है मेरे भाई, जिससे आप किसी की तरफ मेरे भाई आकर्षित होते हो, वो क्या है? वो रुचि तो है। ठीक है, चलो अब इसे समझो, थोड़ा सा एग्जाम्पल से नहीं समझे तो अब यहाँ समझ लो। देखो इस प्रकार, देखो स्टाउट साहब कहते हैं ना इसके कारण अंतर होता है, तो उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कहते हैं इस प्रकार, जिस वस्तु में हमें रुचि होती है वह हमारे लिए दूसरी वस्तुओं से भिन्न और महत्वपूर्ण होती है। ये बताओ, उस व्यक्तिया को सब लोग कह रहे थे कि ये बुरा है बुरा है, लेकिन ये लड़की नहीं मान रही थी। क्यों? क्योंकि भैया ये उसकी उसमें रुचि है। ठीक, लेकिन अगर लड़की को बता दिया जाए कि भैया गांजा फूकता है, बीड़ी पीता है, तो क्या लड़की उसको रुचि रखेगी? नहीं ना। तो ये तो अलग बात हो गई। लेकिन रुचि वो होती है जो हमें दूसरी वस्तुओं से भिन्न कर दे मेरे भाई, वो होती है रुचि, ठीक है? देखो, पर उसमें हमें लगाव होता है। ये बताओ लड़कियां का इससे लगाव है ना? तो यही तो है मेरे भाई रुचि, ठीक है? रुचि में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ये बताओ किसी की रुचि अलग हो सकती है, किसी को खेलना पसंद है, ठीक है? किसी को खेलना पसंद है, किसी को दौड़ना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है। तो रुचि मेरे भाई सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। जैसे बहुत से लोगों को सिनेमा देखना पसंद है, बहुत से लोगों को उपन्यास पसंद है, बहुत से लोगों को पढ़ने के लिए शिक्षा बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे भाई सबकी रुचि अलग अलग होती है, ये कहने का अर्थ है। देखो उसके बाद बिंगम साहब इसके इसके बारे में क्या कहते हैं, इसे समझ लो। रुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम किसी अनुभव में उद्दीप्त होकर उसे जारी रखते हैं। ये बताओ मेरे भाई, आप अगर, आपको देखो ये बताओ, यहाँ पे देखो मेरे भाई एक बुक रखी हुई है और यहाँ पे एक छोटा सा लड़का है, इसे भैया खेलना बहुत पसंद है। क्या बताओ ये इस बुक को पढ़ना चाहेगा? तो कहोगे नहीं सर ये बुक को नहीं पढ़ना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी रुचि नहीं है। अगर रुचि रहती मेरे भाई तो इसको दिन रात ये पढ़ता। तो यही तो कहते हैं आपके बिंगम साहब, क्या कहते हैं? रुचि वह प्रवृत्ति है जिसमें हम किसी अनुभव में उद्दीप्त होकर
उसे जारी रखते हैं। यानी अगर आपको रुचि है तो आप लगातार बुक को पढ़ते ही रहोगे, ठीक है। चलो उसके बाद मैकडूगल के अनुसार रुचि किया हुआ ध्यान है। मेरे भाई अगर आपकी रुचि है ना तो आप बुक पे ध्यान दोगे, ठीक है। ये कहते हैं आपके मैकडूगल साहब। उसके बाद ट्रेवर साहब क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है। यदि आपकी मेरे भाई किसी वस्तु में रुचि है ना तो आप उस पे क्रिया करोगे, ये कहते हैं ड्राइवर साहब। उसके बाद आलिया भट्ट साहब क्या कहते हैं, यानी कि मेरे भाई इनका नाम भाटिया है, आलिया भट्ट नहीं है, तो ध्यान से सुनना। देखो रुचि का अर्थ अंतर करना है। रुचि का जो ऊपर स्टाउट साहब कहते हैं वो ये भी कहते हैं कि रुचि का अर्थ है अंतर करना। हमें वस्तुओं में इसलिए रुचि होती है क्योंकि हमारे लिए उनसे दूसरी वस्तुओं में अंतर होता है, क्योंकि उनका संबंध मेरे भाई हमसे संबंध होता है। इसी प्रकार ना, जैसे ये बताओ, मैं वही एग्जांपल दूंगा कि यहाँ पे जो लड़का है मेरे भाई, उसकी जो लड़का यहाँ पे है, लड़की ये बताओ क्यों उससे बात कर रही है, क्योंकि मेरे भाई उसकी उसमें रुचि है। रुचि नहीं रहती तो वो बात करती, वो दूसरों से अंतर स्पष्ट कर ली ना कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बुरा है, जो भी है, इसीलिए तो बात कर रही है वो। तो इसी यही हो गई मेरे भाई रुचि, ठीक है। चलो इसके बारे में क्रो एंड क्रो साहब क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रुचि वह प्रेरक शक्ति है, इसको डिफिनेशन को चाहो तो आप लिख सकते हो। देखो, रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया के प्रति ध्यान करने के लिए प्रेरित करे, ध्यान देने के लिए प्रेरित करे। बस समझ में आया ना। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो आप जहां भी बुक देखोगे उसके प्रति आकर्षित हो जाओगे। किसी को मारपीट करना पसंद है तो जहां मारपीट हो रही है वो बड़ा बड़ा आनंद लगेगा। किसी को कपिल शर्मा का शो देखना पसंद है तो जैसे टीवी पे उसकी आवाज सुनी दी भैया, वो तुरंत भागते हुए चला आएगा, ठीक है। तो मेरे भाई रुचि क्या हुई कि ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको प्रेरित करता है। ये कहते हैं आपके प्यारे प्यारे क्रो साहब, ठीक है। रुचि के प्रकार, देखो इसे लेके कई मनोवैज्ञानिक मेरे भाई मतभेद में रहते हैं कि रुचि के कितने प्रकार थे, लेकिन कहते हैं ना कि मतभेद कितना भी हो आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचते ही हो। तो मनोवैज्ञानिक ने दो निष्कर्ष पे पहुंचे कि की रुचि के दो प्रकार होते हैं। एक होता है जन्मजात रुचि और एक होती है मेरे भाई अर्जित रुचि। अभी आगे मैं समझाऊंगा अर्जित रुचि क्या होती है। देखो, जन्मजात रुचि वो होती है ना मेरे भाई जो हमें मूल प्रवृत्तियां से जो जुड़ी रहती हैं, जिनका अभिप्राय मूल प्रवृत्तियों से है। जब मैं संवेग बताया था तो बताया था ना, मैकडूगल साहब ने 14 संवेग को बताया था। तो मेरे भाई उसमें देखो संवेग क्या होता है, मैं आपको बताया था ना, जो आपको अचानक उथल पुथल मचा दे। तो मेरे भाई संवेग किससे उत्पन्न होता है, मूल प्रवृत्तियों से। तो मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, जन्मजात होती हैं। तो जो मेरे भाई जन्मजात रुचि है ना, वो मूल प्रवृत्तियों से जुड़ी रहती है। जैसे बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये क्या है, जन्मजात ही तो है। वो अर्जित नहीं ना करते हैं खेलना, लेकिन मेरे भाई वो जन्मजात रुचि है। बच्चे खाना पसंद करते हैं, हंसना पसंद करते हैं, ये सब क्या है, ये जन्मजात रुचि, ठीक है। माता मेरे भाई संतान की कामना करती है, ये क्या है, ये मेरे भाई जन्मजात रुचि, ठीक है। भूखे व्यक्ति को भोजन के प्रति रुचि, ये तो भाई स्वाभाविक है। यदि भूख लगी रहेगी तो आपको 2 दिन का बासी भोजन वहाँ मिल जाए तो वो खाओगे आप, क्या होगा, तो वो भैया आपके भोजन के प्रति रुचि है, ठीक है। बालक की रुचि खेल में होती है, ये सब रुचियां क्या है, जन्मजात रुचि हैं। अब अर्जित रुचि कौन सी हुई मेरे भाई, अर्जित रुचि वो होती है, एक शब्दों में कहे ना, जिसके कारण आप किसी कार्य विशेष हो जाते हो, किसी कार्य को करने में एक मेरे भाई विशेष गुण हासिल कर लेते हो। ये बताओ, कोई मेरे भाई मैथ को पढ़ाने में एक्सपर्ट होता है, कोई बाल मनोविज्ञान पढ़ाने में एक्सपर्ट होता है, कोई हिंदी पढ़ाने में एक्सपर्ट होता है, क्यों, वो मेरे भाई वो अर्जित रुचियां हैं, उसे हम सीखे हैं। तो वही तो है हमारी अर्जित रुचियां। भावनाएं, संवेदनाएं, आवश्यकताओं में उत्पन्न रुचियों को अर्जित रुचियां कहते हैं, ठीक है। इस रुचि के कारण किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए मेरे भाई आपके अंदर कौशल आ जाता है। जैसे घड़ी साज घड़ी की चाल देखकर बता देता है गड़बड़ है, घड़ी में कहाँ गड़बड़ है। तो जो घड़ियां बनाने वाला होता है, हम लोग देखेंगे ना, छोटा छोटा पुर्जा होता है, नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन जो घड़ी बनाने वाला होता है वो देखते ही बता देगा हाँ ये घड़ी में ये प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि मेरे भाई उसकी उसमें रुचि है, ठीक है। वो उसको पढ़ा है, जाना है, ठीक है। इस प्रकार से रुचि के प्रकार भी आप लोग समझ सकते हो। देखो उसके बाद अगला पॉइंट है रुचि का मापन, ठीक है। रुचि का मापन, देखो मनोवैज्ञानिक ने इसे मेरे भाई 33 से अधिक रुचियों की कल्पना कर उसे 4 भागों में बांटा है। कि देखो सबसे पहले तो वो 33 रुचियां बताए, उसको बताया कि मेरे भाई 4 भागों में मुख्यतः हम इनको माप सकते हैं कि किस व्यक्ति में कौन सी रुचि है, ठीक है। सबसे पहले बताया अभिव्यक्ति रुचियां, उसके बाद प्रदर्शित रुचियां, फिर निष्कर्ष रुचियां, उसके बाद मेरे भाई सूची रुचियां, ठीक है। अब अभिव्यक्ति रुचियां कैसे मापते हैं, देखो आप सबसे पहले प्रश्न पूछते हो, वो उसका जवाब देता है, तो ये हुई अभिव्यक्ति रुचियां, ठीक है, प्रश्न करके प्रश्न कौशल के माध्यम से। उसके बाद प्रदर्शित रुचियां, उसको कुछ लिखने के लिए देते हो, वो क्या उसको पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो वो मेरे भाई होगी प्रदर्शित रुचियां। अच्छा, उसके बाद निष्कर्षात्मक रुचियां कौन सी हो गई ये बताओ।
आप किसी देखो मान लो 2 पेपर का टेस्ट लिए, हिंदी का टेस्ट लिए, बच्चा उसमें पाया 80 नंबर, मैथ का टेस्ट लिए, बच्चा उसमें पाया 20 नंबर। तो आप क्या कहोगे, बच्चे का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किसमें है? तो कहोगे हिंदी में है। तो ये हो गया निष्कासमक रुचियाँ। उसके बाद सूचित रुचियाँ। इसमें क्या होता है ना कि बालक को आप दे देते हो कोई सूची बनाने के लिए कि ये बताओ आपकी उसमें कई पॉइंट आप डिनोट कर देते हो कि बताओ आपको खाना पसंद है, आपको नहाना पसंद है, आपको क्या करना पसंद है। तो उसमें आप कई सूचियों को वो बना के प्रदर्शित करता है, देता है पॉइंट वाइज़ करके, तो वो हो जाती है सूचित रुचियाँ। ठीक है? इस प्रकार से आप लोग इसे समझ लेना, ठीक है? चलो इसका नाम इम्पोर्टेंट, नाम दिमाग में बना के रखना, ठीक है? चलो रुचियों का महत्व देखो, इसको तो आप पढ़ ही लेना। रुचियों का महत्व ये है, शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादातर रुचियों का महत्व ये है कि आपका मन लगा रहेगा, सीधा-सीधा बात ये है। ये बताओ आपका मन है मेरे भाई मान लो गाड़ी-वाड़ी, बाइक-वाइक बनाना, किसी लड़की का मन है सिलाई सीखना और मैं उसको लाके मेरे भाई मानव, भूगोल, जियोग्राफ़ी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ेगी? नहीं ना। तो उसको अगर सिलाइए सिखाएँ तो भैया अच्छा खासा ब्यूटी पार्लर खोल लेगी, ठीक है? लड़कवा अच्छा खासा गैराज खोल लेगा। तो इसी प्रकार मेरे भाई शिक्षा में रुचि का बहुत महत्व है। यदि टीचर समझ जाए कि बालक का रुचि किसमें है, तो मेरे भाई बालक का सही विकास हो सकता है। इस प्रकार से आप लोग प्यारे-प्यारे दोस्त इसे समझ सकते हो, ठीक है? अगला पॉइंट है अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। इसको एक शब्दों में समझाने का प्रयास करूँ ना मेरे भाई, तो मैं कह सकता हूँ अभिक्षमता वो होती है ना, जो ये दिखाती है कि आप किसी कार्य को करने में कितना आपके अंदर सामर्थ्य है। ये कहने का अर्थ है, आप 2 का टेबल सीखे, 3 का टेबल सीखे, 4 का टेबल सीखे, यदि आपको चारों टेबल एक साथ याद हो गया ना, तो ये तो हुआ आपका अच्छी अभिक्षमता। यदि आप देखो 2 का टेबल सीखे, 3 का टेबल सीखे, 4 का टेबल सीखे और सिर्फ़ आपको 2 का टेबल ही याद हुआ, तो आपकी मेरे भाई ये दिखाता है कि आपके अंदर अभिक्षमता कम है। ठीक? चलो, अभी मैं इसको और अच्छे से समझाऊँगा, पहले इसको पढ़ो। देखो, अभिक्षमता मनुष्य की वह जन्मजात व बीजभूत योग्यता होती है, क्षमता एवं प्रतिभा है जो वातावरण, शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा विकसित होती है। जिस व्यक्ति को जितना मेरे भाई प्रशिक्षित करोगे, उसकी अभिक्षमता उतना ही बढ़ेगी, ठीक है? ये कहने का अर्थ है, ठीक है? और व्यक्ति को क्षेत्र विशेष में सफलता प्रदान करती है। कहने का अर्थ है, अगर आप लोग मेरे भाई हिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हो, तो मेरे भाई आपको अच्छा प्रशिक्षण मिलना चाहिए, इससे आपकी अभिक्षमता में बढ़ोतरी होगी, ठीक है? चलो आपको 2 का टेबल, 3 का टेबल याद करना है, अगर आप पे ज़्यादा-ज़्यादा मेरे भाई प्रशिक्षण किया जाए, ज़्यादा-ज़्यादा पढ़ाया जाए, तो आपकी अभिक्षमता बढ़ जाएगी और आप जल्दी सीख जाओगे। तो अभिक्षमता क्या हुई? इसके मेरे भाई ट्रेक्सलर साहब इसके बारे में कहते हैं, सब कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये कहते हैं अभिक्षमता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति के भविष्य की क्षमताओं की ओर मेरे भाई संकेत करती है कि आप भविष्य में क्या कर पाओगे। इसका संकेत किससे मिलता है? अभिक्षमता से मिलता है, ठीक है? अभी ये बताओ, आपको किसी एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करना है और आप सिर्फ़ 1 घंटे ही पढ़ रहे हो, तो क्या किसी एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर पाओगे? नहीं ना, आपको कम से कम 5 से 6 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए ना। तो मेरे भाई ये आपकी अभिक्षमता है। देखो, अभी आपकी अभिक्षमता 1 घंटे है, ये आपके मेरे भाई भविष्य की ओर आपको संकेत करती है कि आप आगे जाके क्या करोगे। ठीक? इस प्रकार से आप लोग अभिक्षमता को समझ सकते हो। चलो, देखो अभिक्षमता के 3 प्रकार होते हैं मुख्यतः। सबसे फर्स्ट अर्जित शक्ति, उसके बाद गुप्त शक्ति, उसके बाद भावी शक्ति। देखो मेरे भाई, अभिक्षमता में अर्जित शक्ति जो होती है ये क्या होती है इसे समझो। इस संदर्भ में किसी कार्य में अभ्यास के फलस्वरूप विशेष दक्षता प्राप्त कर लेने से अर्जित शक्ति उपलब्ध होती है। अभिक्षमता जो मेरे भाई फर्स्ट पॉइंट है, अर्जित शक्ति, किसी कार्य में विशेष दक्षता। आप मेरे भाई कोई मैथ का टीचर है, कोई हिस्ट्री का टीचर है, कोई मेरे भाई जियोग्राफी का टीचर है, तो क्या हुआ, वो अर्जित शक्ति है, उसको पढ़ के तो प्राप्त किया, जन्मजात नहीं न पाया है। उसके बाद गुप्त शक्ति, जैसे हनुमान जी के पास गुप्त शक्ति थी ना, जगह-जगह भूल जाते थे कि उनके पास शक्ति, उनको बताया जाता था। तो गुप्त शक्ति वो होती है मेरे भाई, जो सबके अंदर विद्यमान होती है। सही प्रशिक्षण मिलने पर, सही अवसर मिलने पर वो अपने आप मेरे भाई बाहर आ जाती है, ठीक है? चलो, उसके बाद भावी शक्ति वो होती है मेरे भाई जो आप किसी कार्य को अभी फ़िलहाल कर रहे हो, वो है भावी शक्ति। देखो, जब जब व्यक्ति किसी योग्यता के विकास की सीढ़ी पर होता है, तब कहा जा सकता है कि मेरे भाई उसके अंतर्गत कार्य करने की भावी योग्यता है। जो आप फ़िलहाल कार्य कर रहे हो ना, वही तो है भावी शक्ति, ठीक है? चलो, पढ़ लिख रहे हो तो ये भावी शक्ति ही तो है। चलो, अभी अभी क्षमता की कुछ विशेषताएँ आप लोग इसे पढ़ लेना एक बार, बाकी मैं थोड़ा-सा समझा देता हूँ फर्स्ट पॉइंट को। देखो, अभी क्षमता किसी व्यक्ति के वर्तमान गुणों का वह समुच्चय है मेरे भाई जो उसकी भविष्य की क्षमताओं की ओर इंगित करता है। ये बात मैंने ऊपर समझाया था, ठीक है? कि अभिक्षमता वो होती है ना जो वर्तमान में आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हो, उसका मेरे भाई समुच्चय जो है कि भविष्य की क्षमताओं की ओर जो कि इंगित करता है कि आप भविष्य में क्या करोगे। ये कौन बताता है? ये आपकी अभिक्षमता बताती है, ठीक है? चलो,
5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभिक्षमता जो है, अभिक्षमता का रुचि, योग्यता और संतुष्टि से घनिष्ठ संबंध है। आप किसी कार्य में तभी प्रवीणता हासिल करोगे, दक्षता हासिल करोगे, जब आपके अंदर रुचि हो, योग्यता हो और संतुष्टि हो। ठीक है, अगर ये तीनों चीज किसी कार्य से आपको मिलने लगे ना, तो मेरे भाई आपके अंदर अभिक्षमता का डेवलप हो जाएगा। और सच्चाई तो ये है कि यदि देखो, कहते हैं ना कि उसको तो मोटिवेशन की आवश्यकता, बहुत आप कहते हुए सुनते होंगे कि अरे उस लड़के या लड़की को मोटिवेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि मेरे भाई उसके अंदर अभिक्षमता है। क्योंकि उसको उसको उसका उसका लक्ष्य पता है कि हमको कहाँ जाना है। तो मेरे भाई जिसके अंतर्गत रुचि, योग्यता और संतुष्टि तीनों का समावेश हो ना, उसके अंदर कह सकते हैं अभिक्षमता सबसे अधिक पाई जाती है। इस प्रकार से आप लोग इसे समझ लेना। ठीक है, चलो उसके बाद समझते हैं हम लोग कि क्या होता है सृजनात्मकता। इसको एक शब्दों में बताऊं ना, तो मेरे भाई कह सकता हूँ, जब मैं देखो अभी कल ही मैं जब बताया था, तो मैं बताया था कि सृजनात्मकता क्या होती है। जब मैं कल्पना बताया था ना कि कल्पना में मैकडूगल साहब ने इसे बांटा था, तो सृजनात्मकता को मैं बताया था कि मेरे भाई किसी कार्य को करना, किसी कार्य को नए तरीके से करना ही कहता है मेरे भाई सृजनात्मकता। निर्माण करना एक तरीके से। ठीक है, जेम्स ड्रेवर के शब्दों में सृजनशीलता नवीन रचना या उत्पादों में होती है। यानी आप किसी कार्य को बनाते हो, देखो घर में कोई लोग बनाते ना, देखो कोई देखो ऐसे पूड़ी बनाता है, कोई गोल गोल पूड़ी बनाता है, तो क्या हुआ? ये मेरे भाई क्रिएटिविटी तो है ही, सृजनात्मकता ही तो है। इस प्रकार से आप लोग इसे समझ सकते हो। देखो क्रो एंड क्रो साहब इसके बारे में क्या कहते हैं? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने के मानसिक प्रक्रिया का नाम है। ठीक है, ये कौन कहते हैं? आपके प्यारे क्रो एंड क्रो साहब। ठीक है, चलो कॉल एंड ब्रूस साहब क्या कहते हैं? देखो मेरे भाई, सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मन को ग्रहण करने, अभिव्यक्त करने और मेरे भाई गुणांक करने की योग्यता है। ठीक, अब देखो जो हाईलाइट किया हूं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसे पढ़ लो, सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ड्रेवल साहब का कहना है सृजनात्मकता मनुष्य की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह कोई नई रचना करता है, नवीन विचार प्रस्तुत करता है। कहानी खत्म। इसको डिफिनेशन को सेलेक्ट करके लिख देना। कहते हैं ना मेरे भाई कि मेरे भाई सृजनात्मकता क्रिएटिविटी वो होती है जो मनुष्य कोई नई रचना करता है, नए विचार प्रस्तुत करता है। कहते हैं ना, अरे मेरे भाई वो तो बड़ा क्रिएटिव इंसान है। क्यों? क्योंकि वो नए नए चीजों को मेरे भाई करते रहता है। ठीक है, चलो इस प्रकार से आप लोग इसे समझ लेना। ठीक है, देखो इसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के अनुसार ये विशेषताएं ये होती हैं कि यदि बच्चों में मेरे भाई क्रिएटिविटी है, तो वो समाज में अच्छे योगदान दे पाएगा। कैसे दे पाएगा? वो मेरे भाई नए आविष्कार कर पाएगा, कहते हैं ना मिसाइल विसाइल बनती है। तो मेरे भाई अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तभी तो आप बना पाओगे, नहीं तो आप नहीं बना पाओगे। अच्छा एक बात और, कि सृजनात्मकता यह नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों में ही हो। कहोगे सर क्या कह रहे हो? हाँ मेरे भाई, कहीं नोट कर लेना। सृजनात्मकता मेरे भाई पढ़े लिखे लोगों में ही नहीं होती है, ये इसकी बाध्यता नहीं है। ये मेरे भाई कम पढ़े लिखे लोगों में भी देखते हो, कम पढ़े लिखे लोग भी अच्छे से अच्छा पुल बना लेते हैं, अच्छे से अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो मेरे भाई क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्रिएटिविटी का गुण आता है। ठीक है, चलो इस प्रकार आप लोग इसे समझ सकते हो। बाकी ये मैं शेयर करूंगा, तो ऐसे ऐसे पढ़ लेना, इसमें कुछ समझाने के लिए चीज़ नहीं। ठीक है, चलो थोड़ा सा ये समझो कि सृजनात्मकता और शिक्षक में क्या संबंध है। कि मेरे भाई एक बालक में अगर उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करना है ना, तो शिक्षक ही कर पाएगा। कहते हैं ना, एक शिक्षक के अंदर मेरे भाई पूरा समझो कि समुद्र का तूफान समाहित रहता है। वो चाहे तो समाज को बना भी सकता है, चाहे तो समाज को बिगाड़ भी सकता है। तो इस प्रकार से समझ सकते हो कि बालक के अंदर अगर सृजनात्मकता का विकास करना है, तो एक शिक्षक ही कर पाएगा ठीक ढंग से। कैसे कर सकता है? कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको सेलेक्ट करो। छात्रों में अपना मूल्यांकन स्वयं करने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। ये कि मेरे भाई कि आपके जो है कि शिक्षक ही तो कर सकते हैं कि छात्रों को ऐसे कार्य करो। छात्रों को मेरे भाई कॉपी रीचेक करने के लिए, तो ताकि वो अपना मूल्यांकन खुद से करें। ये सब कौन करा सकता है? शिक्षक ही तो करा सकता है। माता पिता भी करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ लेना। ये इसकी विशेषता हो गई, मतलब कि सृजनात्मक को कैसे डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है मेरे भाई व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जब मैं आपको फोर्थ पेपर पढ़ाया था ना, तो वहाँ पे पूरा डिटेल में इसको डिस्कस किया था कि व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होता है। लोग क्या कह देते हैं ना व्यक्तित्व को देखते ही, अरे वो तो बड़ा सुंदर है देखने में, वो बड़ा अच्छा है, बड़ा भैया मोटा है। तो क्या होता है? वो व्यक्तित्व नहीं होता। जो हम बातों में करते हैं ना, अरे वो देखो वो तो बहुत सुंदर है देखने में, ठीक ठाक है, तो वो व्यक्तित्व नहीं होता। व्यक्तित्व क्या होता? अब इसे समझो। व्यक्तित्व से अभिप्राय है व्यक्ति के रंग, व्यक्ति के रूप, व्यक्ति के कद, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतलापन, अर्थात शारीरिक संरचना, व्यवहार तथा मृदुभाषी होने से लगाया जाता है। जिस व्यक्ति के अंतर्गत
मेरे भाई वो मृदुभाषी हो, अच्छा बोलता हो, सबका व्यवहार करता हो, उसकी शारीरिक रचना भी थोड़ा बहुत ठीक-ठाक हो, तो समझो उसका व्यक्तित्व अच्छा है। आज के समाज में यही सच्चाई भी है। अगर आपको मेरे भाई ठीक से किसी को जज करना है ना, तो उसको ये मत देखो कि वो कितना सुंदर है, कितना क्या है, नहीं। उसको ये देखो कि आपसे ठीक-ठाक से वो बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? मृदुभाषी है कि नहीं है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, ठीक है? और यही व्यक्तित्व के गुण में भी यही सब पॉइंटें आप लोग लिख सकते हो, ठीक है? एक मनोवैज्ञानिक हुए मन साहब। मन कहते हैं कि व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार की विधियाँ, रुचियाँ, अभिवृत्ति क्षमताओं, योग्यताओं और कुशलताओं के सबसे विशिष्ट एकीकरण के रूप में की जा सकती है। ये कहते हैं आपके प्यारे मन साहब व्यक्तित्व के बारे में। और डिटेल में अगर व्यक्तित्व को पढ़ना है तो 4th पेपर में जाके आप लोग इसे कवर कर सकते हो, ठीक है? कुछ टॉपिकें सेम है, वो वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हो। मूल्य को भी मैं 4th पेपर में बताया था, एक बार यहाँ भी समझ लो मूल्य क्या होता है। कहते हैं ना कि मैं जब नैतिक विकास बताया था तो उसमें बताया था मूल्य क्या होते हैं। देखो, हर समाज के कोई ना कोई मूल्य होते हैं। देखो, अभी एक शिक्षक है ना, वो अपने आप में समाज ही तो है। शिक्षक के सामने आप जाते हो तो क्या करना पड़ता है? प्रणाम करते हो, नमस्ते करते हो। कुछ लोग तो प्रैक्टिकल में नंबर लेने के लिए लपक के गोड़ रख लेते हैं। तो क्या होता है? भैया वो एक आप वो उसका एक मूल्य है ना, वो आप अदा कर रहे हो ना। तो यही तो कहते हैं आपके जॉन साहब। जॉन कहते हैं मेरे भाई कि मूल्य आदर्श विश्वास का मानक है। जो मेरे भाई जो मूल्य है ना, उसका आदर्श और विश्वास का एक मानक है, जिन्हें संपूर्ण समाज या समाज का एक बड़ा अंश धारण किए हुए है। ये बताओ, आप अगर यदि हिंदू हो तो हिंदू धर्म का मूल्य क्या है? कि आप किसी मंदिर में जाओगे तो भैया हाथ जोड़ के पूजा करोगे, प्रार्थना करोगे। और आप मेरे भाई अगर मुसलमान हो तो किसी मस्जिद में जाओगे, नमाज अदा करोगे, नमाज पढ़ोगे, अल्लाह को भैया बुलाओगे, अल्लाह को मतलब उनको बुलाओगे। तो क्या होता है? यही सब ना है। तो यही तो है मूल्य मेरे भाई, कि जीवन शैली का निर्माण करता है मूल्य, जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास करता है मूल्य। ठीक इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो, थोड़ा आध्यात्मिक हो रहा हूँ मैं, लेकिन ठीक है, चीज़ें जो है उसको तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है? चलो उसके बाद इसमें जॉन काने साहब क्या कहते हैं, मूल्य वे आदर्श हैं जो विश्वास, मानक या समाज का एक अधिकांश भाग ग्रहण किए हुए, सेम डेफिनेशन रिपीट हो गई है, ठीक है? इस प्रकार से आप लोग इसे समझ सकते हो, ठीक है? चलो, कंप्लीट डिस्कशन मैंने किया है मेरे भाई। एक बार आपको रिपीट कराता हूँ। देखो, संज्ञानात्मक क्षमता को समझे हम लोग, ठीक है? किसी कार्य को आप कितने सरलता से सरलता कर सकते हो, वो होती है संज्ञानात्मक क्षमता। उसके बाद रुचि को बताया था कि रुचि क्या होती है। ये किसी व्यक्ति की भैया रुचि अलग-अलग होती है। कोई व्यक्ति किसी के लिए कितना भी बुरा हो, समाज के लिए ये व्यक्ति बहुत बुरा था क्योंकि ये बीड़ी फूँकता है भैया, अच्छे से नहीं बोलता। पर कोई लड़की से बात करती है क्योंकि उसकी भैया उसके अंदर कुछ उसकी अच्छाइयाँ भी दिखती हैं। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चे अगर बुरा मान रहे हो बीड़ी-उड़ी फूँकने का, मेरे भाई देखो इसमें मेरा आइडिया नहीं है, तो फिलहाल आप तो मैनेज कर लेना, ठीक है? उसके बाद अभिक्षमता क्या होती है, इसको मैंने बताया, ठीक है? अभिक्षमता वो होती है जो आपके भविष्य के कार्य की ओर भैया इंगित करती है। आप कितना अच्छा भविष्य में कर सकते हो, ये बताता है आपका अभिक्षमता। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए सृजनात्मकता क्या होती है, यानी क्रिएटिविटी क्या होती है। कोई नवीन विचार, नए कार्य करना, ये होती है आता है मेरे भाई सृजनात्मकता के अंतर्गत। उसके बाद व्यक्तित्व को समझे थे, पर्सनैलिटी क्या होती है, जो मेरे भाई अच्छे बिहेवियर, अच्छे बोलचाल, अच्छे सामाजिक गुणों के अनुसार बनता है एक अच्छा व्यक्तित्व, ठीक है? उसके बाद मूल्य को समझे थे कि हर समाज का अपना-अपना मूल्य होता है, उसके अनुरूप कार्य करना ही आप भैया नैतिकता कहलाती है। और मेरे भाई ये होते हैं मूल्य, ठीक है? इस प्रकार से हम लोग भैया कंप्लीट डिस्कशन किए हैं। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसे कहते हैं बुद्धि, और आपका पेपर थर्ड अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? इसका पीडीएफ द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जाके आप लोग ले लेना। और हाँ, जो क्वेश्चन मैंने शेयर करता हूँ उसको लिख के ज़्यादा से ज़्यादा भेजने का प्रयास किया करो, ठीक है? चलो, आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे इंस्टा आईडी पे जुड़ के कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? और हाँ, थोड़ा अपना एफर्ट लगाओ ये कि मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करने का प्रयास किया करो। जैसे लेक्चर ऑफ होता है ना, तो मेरे भाई एक बार शेयर वाले बटन पे क्लिक करके अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दिया करो। ये मेरा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, ठीक है? चलो, कहते हैं ना एक छोटा-सा पेड़ है तो उसको भैया बहुत सपोर्ट की आवश्यकता होती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर उसको ऐसे घेरा-वेरा नहीं बनाओगे तो गोरू-चौगा खा जाते हैं ना, तो वही होता है कि अगर आप लोग शेयर-वेयर नहीं करोगे तो चैनल ग्रो करेगा? नहीं ना करेगा। तो चलो, एक बार शेयर कर देना, ठीक है? चलो, मुस्कुराते रहो। टॉपिक समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना कि हाँ सर, मुझे समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे इंटेलिजेंट, ठीक है? और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि जैसे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें याद रहे, भुलाओ ना आप लोग, ठीक है? चलो, अपना प्यार बनाए रखो, मुस्कुराते रहो, ठीक है? चलो मेरे भाई, मुस्कुराते रहो।